नमस्कार दोस्तों। तवलीन सिंह की किताब दरबार, मैं इसको अब पूरा कर चुका हूँ। और इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब के बारे में मेरी क्या राय है, इसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिनको हमें जानना चाहिए, लेखिका कितनी निष्पक्ष होकर के वो ये किताब लिखी हैं, उसके बारे में मैं आपसे संक्षेप में वार्ता करूँगा। तवलीन सिंह की जो किताब है, ये किताब मैंने अंग्रेज़ी में ली है और मुझको ये नहीं पता है कि इस किताब का हिंदी संस्करण आता है या नहीं आता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई के दौरान मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ और इसमें जो अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई है, मैं आपको बताऊँ कि अपनी सामान्य बोलचाल, अपने दैनिक जीवन में, अपनी पढ़ाई-लिखाई में हिंदी का अधिकतम इस्तेमाल करने वाला मेरे लिए भी इस किताब को अंग्रेज़ी में पढ़ना बेहद आसान था, बहुत ही आसान था। इसकी जो अंग्रेज़ी भाषा है, वह बहुत ही आसान ऐसे तरीके से लिखी गई है कि कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है। तो इसको पढ़ने के लिए अंग्रेजी का विशेष ज्ञान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में ये किताब बहुत अच्छी कही जाएगी। किताब में कुल लगभग 19 चैप्टर 2 पार्ट में ये किताब को समेटा गया है। और किताब की जो शुरुआत होती है, शुरुआत तो पहले घटनाक्रम आगे का है, फिर थोड़ा पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, ऐसे इसको समराइज किया गया है। मुख्य रूप से समझिए कि यह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, देश के 2 प्रधानमंत्रियों की पूरी एक उनका जो पॉलिटिकल हिसाब किताब था, उनके जो फैसले थे, उनके जो निर्णय थे, उन निर्णयों का देश पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको लेकर के यह किताब लिखी गई है। इंदिरा गांधी का समय इसमें इमरजेंसी के कुछ पहले से शुरू किया जाता है। इंदिरा गांधी के पहले के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय से जो उनके निर्णय रहे और फिर इमरजेंसी के बाद की जो परिस्थितियां रहीं, संजय गांधी को लेकर के इसमें अच्छा खासा इसमें जगह दिया गया है। फिर इंदिरा गांधी की लोकप्रियता दिखावे में लगता है जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी हटाती हैं और उसके बाद आम चुनावों की घोषणा करती हैं, तो ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीतने जा रही हैं। मीडिया में इस तरह का माहौल बना रहता है, लोग डरे रहते हैं, मुंह पर खुल के कुछ नहीं कहते और सभी इंदिरा गांधी की जयकार करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी की फिर से सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब चुनाव होता है तो कांग्रेस बुरी तरीके से पराजित होती है, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो जाती हैं। जनता दल की सरकार बनती है जो मोटी मोटा 3 साल के आसपास तक चलती है। लेकिन जनता दल की सरकार इस तरीके से चलती है, इतने खराब तरीके से चलती है कि कुछ ही दिनों के अंदर आम जनता जनता दल से इस तरह से ऊब जाती है कि वह इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय में किए गए अत्याचारों को भूल जाती है और वापस इंदिरा गांधी को सत्ता सौंप देती है। इंदिरा गांधी सत्ता में आने के बाद बहुत से मामलों में, खास तौर से पंजाब को लेकर के उनके निर्णय किस तरीके से गलत रहते हैं और उसके बाद से वो कैसे स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशंस करती हैं वो कितने पुअरली तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, वो इस किताब में आपको बताया गया है। उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है, उनकी हत्या कर दी जाती है उनके ही सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। और उसके बाद से राजीव गांधी का पदार्पण हो जाता है भारतीय राजनीति में, जबकि राजीव गांधी राजनीति को बहुत पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं थे। संजय गांधी स्वाभाविक चॉइस थे इंदिरा गांधी के, उनकी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि संजय गांधी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। और लेखिका लिखती हैं कि यह देश के लिए कितनी खतरनाक स्थिति थी कि एक ऐसे व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाती है जिसके पास क्वालिटी के नाम पे सिर्फ एक चीज़ थी कि वह इंदिरा गांधी का बेटा था। उसको वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों ने अपने कई इंटरव्यूज़ में, लेखिका को दिए गए कई इंटरव्यूज़ में
खुलेआम यह स्वीकार किया था कि उन्हें राजनीति का ABCD नहीं आता, राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं है और वो खुद को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। और इसके बावजूद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने ये काम किया और इसका कोई विरोध नहीं, एक आदमी ने भी इसका विरोध नहीं किया कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके फिर सिख दंगे होते हैं और सिख दंगों को लेकर के राजीव गांधी किस ढुलमुल और लचर रवैये से काम करते हैं, इसको इसमें बताया गया है। राजीव गांधी उस वक्त बेहद नौजवान, खूबसूरत, अच्छे दिखने वाले एक नेता थे जो आमतौर पर भारतीय राजनेता का गुण नहीं होता था। तो राजीव गांधी से लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी और सिख दंगों में हालांकि राजीव गांधी ने कोई काम नहीं किया, सिख दंगों में जो दोषी थे उनको कोई सजा नहीं दिलाई, इसके बावजूद राजीव गांधी का चार्म कम नहीं हुआ लोगों के बीच में। आम चुनाव हुए, आम चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 400 से ज़्यादा सीटों पर जीत कर आती है और जीत कर आने के बाद प्रचंड बहुमत से अपनी सत्ता को स्थापित करती है। लेकिन सोचिए कि इतनी बड़ी सत्ता हासिल करने के बाद राजीव गांधी कैसे अपना कार्यकाल चलाते हैं कि 5 साल में ही वह बेहद अलोकप्रिय हो जाते हैं और सत्ता से हाथ धो बैठते हैं। उसके बाद से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकारें आती हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट से आगे चलती रहती हैं, फिर उनकी कैसे दुर्गत होती है, फिर कैसे राजीव गांधी अपना समर्थन लेते हैं, वापस लेते हैं, फिर आम चुनाव होते हैं और उसके बाद से श्री पेरुम्बदूर की घटना जो मई 1991 में घटती है, उसके साथ इस किताब का समापन किया गया है, चैप्टर का समापन किया गया है और अंत में लेखिका ने उपसंहार के तौर पर सोनिया गांधी के फिर अब राजनीति में आने और उसके बाद से मनमोहन सिंह की सरकार के बनने तक के घटनाक्रम को इसमें कवर किया है। लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है, ज़्यादा फोकस इंदिरा गांधी के सन 1975 से लेकर के राजीव गांधी के मई 1991 तक के घटनाक्रमों पर ही है। कोई भी किताब जब लेखक लिखता है या कोई भी विचार जब कोई व्यक्ति रखता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वह पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से अपनी किताब को, अपनी बात को रखेगा, अपनी किताबों को लिखेगा। तवलीन सिंह धर्म से सिख हैं और हम सब जानते हैं कि 84 के जो दंगे हुए थे और 84 के दंगों के भी पहले इंदिरा गांधी ने पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तान की मांग को पहले तो कुचला नहीं, उसको बढ़ने दिया, पंजाब में अराजकता की स्थिति पनपने दी और जब बात अब हद से ज़्यादा बढ़ गई तब उन्होंने स्वर्ण मंदिर में अभियान किया जिसमें कई सिख मारे गए। उसको लेकर के इंदिरा गांधी की सिख धर्म के लोगों के प्रति गहरी नाराजगी थी। लेखिका भी जो है वो एक सिख हैं और हालांकि इस पूरी किताब में इन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ और मैं यद्यपि कि जन्म से सिख हूँ लेकिन मैं सिख धर्म के जो बेसिक्स हैं और जो एक व्यक्ति को जो चीज़ें, जो राइचुअल्स उसको धार्मिक बनाती है, मैं उन चीज़ों से खुद को दूर रखती हूँ। ऐसा करके लेखिका ने कई बार ये प्रयास किया है बताने का कि कांग्रेस के प्रति जो बातें वो इसमें लिख रही हैं उसको आप किसी पूर्वाग्रह से जोड़ करके न देखें। यद्यपि जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वह ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने सही लिखी हैं, बढ़िया लिखी हैं और इंदिरा गांधी की क्या कमियां थी, संजय गांधी में क्या दिक्कतें थी, राजीव गांधी के साथ क्या समस्याएं थी, इन चीज़ों को उन्होंने इसमें अच्छे से लिखा है, बढ़िया से लिखा है। हम जैसे लोग जो जिनके पास इंदिरा गांधी का तो शासनकाल तो हमने कभी देखा ही नहीं, राजीव गांधी की मृत्यु का समय तो हमें याद है कि उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसमें एक बड़ा सदमे का माहौल हो गया था। मैं बड़ा छोटा था उस समय, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं, कैसे थीं, उसका बहुत आइडिया नहीं है। तो हम जैसे लोगों के लिए ये किताब एक अच्छी किताब है जो उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में हमारी मदद करती है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात जरूर दिमाग में आती है कि इसमें लेखिका का थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह भी हो सकता है।
कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, तो इस किताब को पढ़ने के दौरान इसमें जो घटनाक्रम उल्लिखित किए गए हैं, हमें यह बिल्कुल लगेगा कि ये सारी घटनाएं तो आज भी हमारे आसपास घटित हो रही हैं। भारत की जिन विदेश नीतियों की इसमें चर्चा की गई है कि राजीव गांधी ने ऐसे किया, हम लोग देखते हैं कि आज भी सरकार लगभग वही काम कर रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटनाक्रम इसमें है कि राजीव गांधी ने नेपाल का ब्लॉकेट कर दिया था, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था, और इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने की कोई भी ठोस वजह उस वक्त भारत सरकार के पास नहीं थी। ऑफिशियली ये कहा जाता है कि नेपाल चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने में लगा था, जो भारत को अच्छा नहीं लगा, और भारत ने नेपाल को सबक सिखाने के लिए इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया। यानी भारत से जो भी सप्लाईज, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाना पीना जो भी जाता था भारत से, उसको बंद कर दिया गया। आप याद करिए कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी इकोनॉमिक ब्लॉकेड नेपाल का किया गया था, और वजह यही थी कि नेपाल जो है वो चाइना के साथ ज़्यादा बेहतर रिलेशनशिप को स्थापित करने में लगा है, और इस फैसले की भी आलोचना हुई थी। और लेखिका ने राजीव गांधी के इस फैसले की इसमें भरपूर आलोचना की है। ये किताब 2013 में प्रिंट हो चुकी थी, आ चुकी थी मार्केट में, तो इसका एनडीए सरकार के गठन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोचिए कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वह किस तरीके से, वो हो सकता है कि अलग अलग गुटों से, अलग अलग समूहों से हो करके आती हों, कोई भाजपा वाला हो, कोई कांग्रेस वाला हो, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं, तो सरकार बनने के बाद से, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया कि जो कोर होता है इंडियन पॉलिटिक्स का, जो कोर है वो नहीं बदलता है, वो मोटी मोटा वही रहता है। इस किताब को पढ़ने के दौरान आपको एक नहीं कई मौक़ों पर यह महसूस होगा। और इसके अलावा ये तो बात हो गई देश की नीतियों को लेकर के, हमारे राजनीतिक दल जो नीतियां बनाते हैं जिनसे देश चलता है। इसके अलावा राजीव गांधी के बारे में इसमें जो कुछ लिखा गया है, वह आपको ऐसा लगेगा कि वही सारे काम राहुल गांधी आज कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय के जो भी रणनीतिकार, सलाहकार, जो लोग भी थे, राजीव गांधी ने जब अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, राजीव गांधी ने धीरे धीरे उन सबको किनारे कर दिया, और उन्होंने अपनी एक अलग टीम बना ली, अपने लोग बना लिए। और उस टीम और उस लोग की सलाह के आधार पर राजीव गांधी ने जितने भी काम किए, उन सारे कामों से कांग्रेस की स्थिति खराब हुई, राजीव गांधी की लोकप्रियता गिर गई, राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। राहुल गांधी आज के समय में लगभग वही काम कर रहे हैं। राजीव गांधी के पास तो फिर भी प्रिविलेज था। प्रिविलेज ये था कि वो सत्ता में थे। यहाँ तो राहुल गांधी, जब ये अवतरित, एक तरीके से इनको कहा जाए कि भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर ये अवतरित हुए, लेकिन उस समय तक इनकी सरकार इतनी अनपॉपुलर हो चुकी थी अपने करप्शन के कामों की वजह से कि राहुल गांधी को सत्ता मिल नहीं पाई। और राहुल गांधी लगभग वही सब काम कर रहे हैं। उसी तरीके से पुराने कांग्रेसी लोगों को हटा करके पता नहीं अपनी कौन सी एक नई टीम बनाने में लगे हुए हैं, जिसके वजह से राहुल गांधी के भी जो काम हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी विचारधारा है, वह जनता को समझ में नहीं आ रही है। तो बहुत हद तक इसमें समानता आपको दिखाई देगी। जब आप राजीव गांधी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कई बार ये फीलिंग आएगी कि आप राहुल गांधी के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। किताब अच्छी है, किताब बढ़िया है, थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित मैं इसको मानूंगा, और लेकिन ओवरऑल ये किताब बहुत बढ़िया है, ये पढ़ने लायक किताब है, और अच्छी किताब, बढ़िया किताब, मज़ा आया इसे पढ़ के। धन्यवाद।